गुड मॉर्निंग। हम लोग जो अपने लिक्विड वाला जो पार्ट है उसके लास्ट एंड पर पहुंच लिक्विड और हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स थे fluid। तो इन दिस फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्किडामिक्स प्रिंसिपल को हम लोगों ने देख लिया था। बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका अ, आज जो देखेंगे हम लोग इसके एप्लीकेशन देंगे। बिकॉज लास्ट क्लास में हम लोग 2-3 फॉर्मूले देख लिए थे कि कैसे डेंसिटी पर या डेंसिटी को मिक्सचर बनाया जाए, फिर क्या होता है, ये सारी चीजें देख लिया। तो पहले तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ फ्लोटेशन, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लोट करना मतलब क्या है, पानी पर तैरना। अगर लाइक आप बोल चाल की भाषा में यही देखते हो, फ्लोटेशन का मतलब होता है कि आप बॉडी जो आप बहुत तैराते हो, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आप लोग अपने 11th 12th ग्रेजुएशन में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो आई विल डिराइव एक्चुअली एन एक्सप्रेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स देखिए बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखें तो हम ये क्या कहें कि क्रॉस फ्लोटेशन ये कहता है, जैसे कि अगर कोई बॉडी को अगर लिक्विड में फ्लोट करवाना हो तो जो वेट लिक्विड डिप करने पर या इमर्स्ड करने पर वो डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, वो बॉडी के एटलीस्ट इक्वल और ग्रेटर देन होनी चाहिए बॉडी के वेट के, ठीक है। जो हम एकेडमिक्स प्रिंसिपल अब तक यही देख रहे थे, बायंसी भी देख रहे थे, हम लोग ये सारी चीजें देख लीजिए, दोनों के इफेक्ट को इसमें इमर्स्ड किया जाए। क्लियर है। अब क्या कहेंगे, इसका मतलब ये देख लो कि अगर मान लो कि बॉडी की डेंसिटी रो है, बॉडी डेंसिटी जिसको हमें इमर्स्ड करना है वो हमारी क्या है, रो है, वो हमारी रो है। उसको हम वॉल्यूम वी में इमर्स्ड करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम वी में इमर्स्ड करेंगे, कंप्लीटली करेंगे। इस वॉल्यूम वी में कंप्लीटली इमर्स्ड करने के बाद कंप्लीट इमर्स्ड करने के बाद जो जिस लिक्विड में इमर्स्ड करेंगे उसका जो डेंसिटी है, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा, ठीक है। अब अब यहाँ पर दो चीजें एक्ट करेंगी, एक तो ग्रेविटी वाली फोर्स एक्ट करेगी और दूसरा बायंसी फोर्स एक्ट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर दो किस्म के फोर्सेस लगेंगे, टू टाइप ऑफ फोर्स एक्ट होंगे। कौन सा फोर्स एक्ट होगा, एक तो आपका टू वेट होगा जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा। दूसरा फोर्स क्या है, अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। दूसरा हमारा बायन फोर्स होगा, ठीक। दूसरा हमारा बायंसी फोर्स होगा, ये कहाँ पर एक्ट करेगा, ये सेंटर ऑफ बायंसी पर एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ बायंसी पर एक्ट करेगा। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक डाउनवर्ड्स होगा एक अपवर्ड। तो ये जो एक्ट करेगा, ये मान लो कि स्मॉल डब्ल्यू से शो करते हैं एक को, और एक को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू सोच, और ये हो जाएगी वी सिग्मा जी के। और ये वाला क्या है, इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड और इसका कैपिटल वी कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, वी रो जी हो जाएगा। क्लियर, ये हमने देख लिया। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जर्व्ड वेट भी होगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होगा, माइनस होगा। तो ऑब्जर्व वेट ऑफ, ठीक है।
कब, जब हमने उसको इमर्ज्ड कर दिया तो वो थोड़ा सा कम वेट शो करता है ना, W माइनस स्मॉल w। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास 3 केसेस आते हैं इस पूरे के पूरे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया या जो एक्टिविटी हम लोगों ने की उसका। ठीक है, नाउ सी क्या क्या हुआ। केस फर्स्ट केस फर्स्ट में हमने देखा कि अगर मान लो कैपिटल W जो बड़ा है स्मॉल w, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमारी आई ऑब्जर्व वेट वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या पॉजिटिव होगी, ऑब्जर्व्ड वेट। इसका ऑब्जर्व वेट, ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्व वेट। क्लियर है। अब अब क्या करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो होगी वो सिंक करेगी। कहाँ पर सिंक कर जाएगी, बॉटम ऑफ द लिक्विड पर। ठीक है, क्लियर है। ये क्या करेगी, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक। सिंक मतलब डूब जाएगी। सिंक कहाँ पर करेगी, बॉटम ऑफ द लिक्विड, टू द बॉटम ऑफ लिक्विड, बॉटम ऑफ। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या कहूंगी, लेकिन मान लो कि बॉडी अगर अंदर से हॉलो नहीं हुई तो सॉलिड की डेंसिटी ग्रेटर होगी लिक्विड की डेंसिटी से। ये भी तो है कि अगर बॉडी हॉलो नहीं हुई, बॉडी इज नॉट हॉलो, नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड की डेंसिटी। ठीक। अब केस टू में देखते हैं क्या है। केस टू में मान लो कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कैपिटल W इज लेस देन स्मॉल w। ठीक, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, इसका मतलब जो हमारे पास ऑब्जर्व वेट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बॉडी जो है, बॉडी जो होगी वो राइज हो जाएगी। बॉडी विल राइज अबव द लिक्विड, अबव द लिक्विड मतलब हम लोग जो डुबाने की कोशिश कर रहे हैं वो डूबेगी नहीं, बल्कि लिक्विड से भी अबव ऊपर चली जाएगी। क्लियर है, तो सरफेस ऑफ लिक्विड से ऊपर चली जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इससे भी क्या है कि जब वो ऊपर ही चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी तो है ही नहीं, इमर्जन पर है ही नहीं। मतलब कितने एक्सटेंट तक होगी, जब तक कि जो वेट वो डिस्प्लेस करेगी इमर्स करने के बाद वो इक्वल ना हो जाए बॉडी वेट के, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी फ्लोट नहीं करेगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, बॉडी फ्लोट नहीं करेगी, बॉडी डोंट फ्लोट। फ्लोट कैसे करेगी कि देखो वो क्या होगी, उसके ऊपर की तरफ चलेगी और वो उतने एक्सटेंट तक ऊपर चलेगी जब तक जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करती है डुबोने के बाद उसके इक्वल ना आ जाए। इस केस में क्या हो जाएगी, डेंसिटी तुम्हारी रो जो होगा वो कम हो जाएगा सिग्मा से। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज बराबर हो जाए तो क्या होगा, यानी कि केस थ्री में हम देखेंगे कि अगर कैपिटल W स्मॉल w के बराबर हो जाए, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है ये हमारी जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा फुली इमर्स्ड करने के बाद लिक्विड में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी, इसके ऊपर बॉडी के ऊपर फुल्ली इमर्स्ड करने के बाद, फुल्ली इमर्स्ड इमर्स्ड आफ्टर, आफ्टर इमर्स्ड करने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि उस लिक्विड में बॉडी को कहीं भी रख दो वो बॉडी क्या होगी, रेस्ट पर होगी, तो उसका एपरेंट वेट भी जीरो हो जाएगा, किसी भी पोजीशन पर लिक्विड में रख दो। ऑब्वियस ही बात है। तो इसका मतलब क्या कि बॉडी जो है फ्लोट करेगी अपने टोटल वॉल्यूम से कहीं, वो लिक्विड में जस्ट इमर्ज किया तो। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों की डेंसिटी भी इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों की डेंसिटी भी इक्वल है। और साथ ही साथ अगर बॉडी को कैसे भी इमर्स्ड करो, ठीक है, जस्ट इमर्स्ड करो बॉडी को, बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करने लगेगी, बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल
ना देखो यहाँ पर दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट इस पूरे के लिक्विड में, सरफेस टेंशन, बबल्स, इन सब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले साल में। तो आप एक बार जैसे पेपर प्रीवियस ईयर का देखोगे, इवन चैनल पे बहुत सारे जितने भी प्रीवियस लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप जब सारे सॉल्यूशंस देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पार्ट से क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमने एक पॉइंट तुमको बताना है। पहली बात तो लॉ ऑफ रोटेशन लिख देते हैं। लॉ ऑफ रोटेशन हम लोग ने कंप्लीट किया अभी भी, लॉ ऑफ रोटेशन। दूसरा मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, फिर आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ टोटल बॉडी। इसी में ही मैं आपको आइस की फ्लोटिंग बताऊंगी, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी, आइस की कैसे देख। अब ये इक्विलिब्रियम वाली पार्ट आता कहाँ से? एक्चुअली देखो, जब हम बॉडी को, चलो ये लिक्विड है, ठीक है, मान लो इस लिक्विड में बॉडी का एक पार्ट हमने इमर्ज करके रखा है और बोला है कि चलो ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये बॉडी जो फ्लोट कर रही है तो उसे स्टेबल भी तो होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में भी तो आना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए, स्टेबल, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअसली डांसिंग करता रहे तो क्या हम इसको फ्लोट करा के हमें कोई फायदा होगा? नो। सो इट इज नेसेसरी दैट द बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। और हम ये कैसे देखेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम पर है? तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर रिजल्टेंट जो सारे फोर्सेस हैं और जो कपलिंग हो रही है बॉडी पर, वो सब क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है, वो सब क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब क्या कि अगर हमको बॉडी को फ्लोट करवा के इक्विलिब्रियम करना है तो उसमें कोई भी कपलिंग एक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब ये कपलिंग होती कहां से? मान लो कि W और स्मॉल w यही दोनों तो है। अब ये दोनों एक्ट कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में या डिफरेंट लाइंस, एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन, डिफरेंट लाइन, ठीक, मान लो। तो जब ये डिफरेंट लाइन्स में या डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या करेंगे? फॉर्म अ कपल, फॉर्म अ कपल, ठीक, एक कपल करेंगे। और ये क्या करेगा? बॉडी को रोटेट करेगा। ये रिजल्ट क्या करेगा? बॉडी विल रोटेट, बॉडी विल रोटेट। तो हमें तो ये करवाना ही नहीं है। अगर हमें नहीं करवाना नहीं है तो if we want to body to float, want a body to float, कि अगर हमें बॉडी को फ्लोट करवाना है इसका मतलब क्या? ये कपलिंग नहीं होनी चाहिए, ये कपलिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है, इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमें क्या करना होगा? कपलिंग नहीं होनी चाहिए, कपलिंग नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब तो इसका मतलब क्या कि कौन कौन से कंडीशन है जो बॉडी को फ्लोटिंग करते वक्त कहाँ पे लाएंगे? इक्विलिब्रियम पे लाएंगे। तो लिखो भाई कंडीशंस कौन कौन से, चलो देखते हैं। कंडीशन, कंडीशंस जहां पे बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक, बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम पे, बॉडी याद रहे जो कि फ्लोट कर रही। क्लियर? पहला क्या होगा कि दोनों जो बॉडी को जैसे ही हम लिक्विड में इमर्स्ड किए, ठीक है, इमर्स्ड करने के बाद जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया लिक्विड वो उसके वेट के बराबर हो। यानी कि पहली कंडीशन क्या हुई? जो इमर्स्ड करने के बाद, इमर्स्ड करने के बाद लिक्विड जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड क्या होगा? ये इक्वल होगा इसके बॉडी के वेट के बराबर, ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ। क्लियर है? आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बिलीव मी, ये तो इम्पोर्टेंट बना लो ही, इम्पोर्टेंट लिखना भी और 4 स्टार बना दो इसके, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग
दो तीन फोर्सेस का नाम। पहला नाम हम लोग सुनेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, नाम सुन के ही पता चल रहा है कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। ऐसा डायग्राम तैयार होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, जस्ट लाइक, राइट। ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये कितने रेंज, ये आपका टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अट्रैक्टिव और नेगेटिव, आपका ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ तक अट्रैक्टिव, फिर वो रिपल्सिव में आ जाता है। इसमें हम लोग एक और दो टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखते हैं, एक होता है एडहेसिव और एक होता है कोहेसिव, ठीक है। कोहेसिव, कोहेसिव, और एक होता है एडहेसिव, कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, मतलब हम लोग ये कहेंगे कि फोर्स ऑफ कोहेशन बोल दो या कोहेसिव फोर्सेस बोल दो, जब हमारा जो मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स हैविंग सेम सब्सटेंस, ठीक है, मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स में लग रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स कहाँ के हैं, सेम सब्सटेंस, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। हम लोग लिखेंगे दिस काइंड ऑफ फोर्स, this kind of force act on the same kind of substance, act on the same kind of substance, same kind of substance, okay, सेम काइंड का सब्सटेंस होगा तो उसमें सेम इस कोहेसिव फोर्सेस है। लेकिन एडहेसिव फोर्सेस वही, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस हो जाए, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि उसका जो मॉलिक, अगर वो डिफरेंट काइंड है तो इसका मतलब क्या, उसका मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड के होंगे, तो इसका मतलब उसमें कौन सा फोर्सेस लगेगा, एडहेसिव फोर्सेस लगेगा। क्लियर है। अब अब बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि एक मिनिमम एनर्जी जो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है उनको बाइंड रखने में, ठीक है। जैसे ही हम इसको ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वो मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस करेगा और उसको बाइंड करके रखने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी। तो दूसरे किस्म का जो फोर्स हम लोग नाम सुनेंगे वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी है जो कि दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है, या आप बोलो दोनों को सेपरेट होने से रोकती है। अब याद रखना, जो इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी किसका, किसका, वाटर का, वाटर का, ठीक है, ये लेस होता है, और ये आप इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी मरकरी का, मरकरी का, ये क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्लियर है, ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम लोग और भी नाम सुनते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सरफेस टेंशन। सरफेस, दैट मीन्स कि हमारी बिहेव एज ए क्या होगी, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, एंड बिहेव एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। क्लियर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि अगर बॉडी, उसका मैंने ये क्या बोला, जो आउटर लेयर है लिक्विड में, जो मॉलिक्यूल है, उस जो ड्रॉप बोल दो, जो मेम्ब्रेन बोल दो, जो इसके कांटेक्ट में आ रही है दूसरे मॉलिक्यूल्स के उसी लिक्विड में, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस मेम्ब्रेन का जब कांटेक्ट होगा दूसरे, ये हम लोग देखेंगे, देखेंगे भी हम लोग, देखो। अब इस सरफेस टेंशन में एक वर्ड सुनोगे तुम लोग, मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक। क्या होता है ये मॉलिक्यूलर रेंज,
एक्चुअल में ये मॉलिक्यूलर रेंज एक डिस्टेंस हो, कैसा डिस्टेंस होता है, जहां पर एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या करती है, एक मेजरेबल अमाउंट में अपना एक्शन डालती है या अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बोलोगे, ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस है, जहां पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तक क्या करती है, सम मेजरेबल अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन बोल दो या अट्रैक्टिव या इन्फ्लुएंस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा वर्ड सुनोगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दूसरा वर्ड क्या सुनोगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी कि क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग सा है, सुनिए क्या है। देखो, जब हम लोग कोई भी एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करते हैं किसी मॉलिक्यूल का, जिसमें मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, एक सेंटर के रूप में देखा, और उस जो मॉलिक्यूलर की जो रेंज है उसको हमने क्या लिया, एक रेडियस के रूप में लिया। मॉलिक्यूलर की जो रेंज है उसको हमने क्या लिया, एक रेडियस के रूप में लिया। क्लियर है। सो व्हाट आई कैन से, मॉलिक्यूलर रेंज को क्या लिया, रेडियस के रूप में लिया। तो देखो, जैसे कि हमने ऐसा आप डायग्राम 12 वगैरह में, ग्रेजुएशन में देखा होगा, ये सेंटर है और ऐसे फोर्सेस हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग टेंशन में भी आपको दिखाएंगे कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक आपका क्या हो गया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये वाला पार्ट क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक्चुअली एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ होता है, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन। ठीक है, कैसा ड्रॉन होगा अब ये, विद अ मॉलिक्यूल एज सेंटर, विद अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एज सेंटर, और उसकी रेंज क्या है, रेडियस, एंड मॉलिक्यूलर रेंज, एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस, क्लियर है। ये हो गया आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब एक तीसरा वर्ड आप सुनोगे, सरफेस फिल्म। तीसरा वर्ड क्या सुनोगे आप, सरफेस फिल्म। Yes, तीसरा वर्ड है आपका सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या कहता है, सरफेस फिल्म एक्चुअल में ये टॉप मोस्ट लेयर होती है किसी भी लिक्विड की, जो कि रेस्ट पे रहती है। ठीक है, और इसकी थिकनेस क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है जो आपकी मॉलिक्यूलर रेंज की थिकनेस होती है। क्लियर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसके बाद सब सरफेस फिल्म या सरफेस इन कांटेक्ट, ये दो वर्ड लगातार यूज करेंगे। ठीक है, तो सरफेस फिल्म को जानना बहुत जरूरी है। ये क्या होगा, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ लिक्विड। ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड कहाँ पर है, एट रेस्ट, विथ थिकनेस, थिकनेस जो है क्या है, इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर इसकी थिकनेस होती है। तो इसका मतलब क्या, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें क्या होगा, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी कंपेयर्ड किसके, जो मॉलिक्यूल इंटीरियर में होंगे लिक्विड के। ठीक है, और वो इसलिए होगा क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा। ठीक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब मान लो कि हमारे पास एक सरफेस फिल्म, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सरफेस फिल्म, राइट। तो सरफेस फिल्म मैंने बता दिया क्या होगा, टॉप मोस्ट लेयर होगा। लेकिन इस सरफेस फिल्म के हम लोग मेन अगर इसके पोटेंशियल एनर्जी को देखने जाए, ठीक है, तो जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें जो सरफेस फिल्म पर हमारे पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का जो हमारा सरफेस फिल्म होगा, सरफेस फिल्म होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी,
एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, rather than किसके, जब हम लोग आपके इंटीरियर देखेंगे, इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड देखेंगे, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द लिक्विड देखेंगे, तो उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स की जो सरफेस फिल्म होगी, उसमें क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये क्यों होगा, क्योंकि वहां पर कोहेसिव फोर्सेस होंगे बिटवीन मॉलिक्यूल, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। इसी फिनोमिना का हम लोग यूज करके आप क्या कहोगे कि हम लोग सरफेस टेंशन का थ्योरी डेवलप करेंगे। जैसे कि मानो कि आपको ये डायग्राम अभी हम लोग ने दिखाया था, ये सरफेस पेयर हो गया, सरफेस पेयर की ऊपर वाली जो लेयर होगी वो सरफेस फिल्म कहलाएगी। तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, तो देखो एक तो आप ऐसे जानते हो उसके सारे फोर्सेस काम करेंगे, क्लियर, उसके सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में यहाँ पर एक लिक्विड है, मॉलिक्यूल है, उसके सारे फोर्स ऐसे हैं, और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो क्या ये फुल स्पेयर बना रहा है? नहीं, ये फुल स्पेयर कैसे बनाएगा, ये तो सरफेस पर है और ये इंटीरियर पार्ट है, तो इसका पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। लेकिन इसके फोर्सेस क्या है, इक्वल नहीं है, ये तो चारों तरफ से उसको जीरो कर दे रहे, पर ये ऊपर वाला तो मॉलिक्यूल ही नहीं है उस काइंड का, तो वहां पर क्या होगा, एक रह जाएगा, बच जाएगा, इक्वल नहीं होगा, जो कि उसको जीरो कर दे। तो इस पार्ट को ही हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन, यहीं पे हम स्टडी करते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन एक्चुअली किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो उसको ये कहती है कि हमारे पास मिनिमम एरिया होना चाहिए, और हमारा जो मेम्ब्रेन है वो एक स्ट्रेच्ड के हिसाब से काम, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के हिसाब से काम। तो आप अगर सरफेस टेंशन लिखोगे, सरफेस टेंशन, ठीक, तो सरफेस टेंशन में आप लिखोगे क्या, सरफेस टेंशन में वो कहेगा कि ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और लिक्विड क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है, तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, क्लियर है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है और लिक्विड एट रेस्ट पर है, ठीक है, तो बाय वर्चू ऑफ विच लिक्विड जो है, लिक्विड सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विड सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्ट on clear कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, टू अ मिनिमम, ठीक है, और क्या कहेगा, एंड बिहेव्स अ स्ट्रेच मेम, इतना समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है, किसके हिसाब से। तो अब इसको मेजर करने की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, देखते हैं कैसे। अब मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल किया है, ठीक है, हमने इस कंटेनर पर क्या फिल किया है, लिक्विड फिल किया। अब लिक्विड का जो सरफेस है, उस सरफेस पे हमने क्या लिया है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है, सरफेस ऐसा है, तो सरफेस के टेंजेंशियली हमने क्या किया है, इमेजिनरी लाइन, तो ये है इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो कि क्या किया गया है, ड्रॉन ड्रॉन tangentially to the surface, tangentially to the liquid surface, liquid surface, ठीक है। अब और इस पे जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, क्या लग रहा है, नॉर्मल, जो पर यूनिट लाइन की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो हम लोग मेजर करेंगे, ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल लाइन जो एक्ट कर रही है लिक्विड सरफेस पर, तो सरफेस टेंशन को हम क्या कह सकते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है, कहाँ पर हम मेजर करेंगे, सरफेस टेंशन किसका मेजर करेंगे, अपर लिक्विड का मेजर करेंगे। तो जब हम इस इमेजिनरी लाइन को इसमें लाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इमेजिनरी लाइन पर
परपेंडिकुलर दोनों साइड से जितनी फोर्सेस लग रही हैं उसके पर यूनिट लेंथ को हम लोग यही क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन कहेंगे। सो इफ आई वांट टू राइट देन हाउ कैन आई राइट कि टोटल टोटल तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द आइदर साइड, ऑन द आइदर side of the imaginary line, either side of the imaginary line, imaginary line। और इस imaginary line को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियली ड्रॉ करते हैं, कहाँ पर, लिक्विड के सरफेस पर। और आपका लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन हो जाएगा, मान लो ये L है और ये मान लो F है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब सरफेस टेंशन आपका, सरफेस टेंशन F/L हो जाएगा। तो अगर इसकी यूनिट्स हम देखें इसमें, तो अगर सीजीएस सिस्टम में देखें तो डाइन पर सेंटीमीटर, और एसआई में देखें तो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया इसका आपका तो कहते हैं यूनिट। अब अगर हम इसको मेजर करना चाहे तो कैसे मेजर करेंगे, हमने आपको बताया था दो सिस्टम, यानी कि अगर मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक मॉलिक्यूल उसके इंटीरियर, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस हम एक्ट करवाएंगे वो कैसे करवाएंगे, तो एक तो इसके सरफेस पे एक्ट होगा ऐसे, ठीक है, और इसके इंटीरियर वाले का चारों तरफ से एक्ट होगा, चारों तरफ से एक्ट होगा। तो एक मान लो ए मॉलिक्यूल और एक मान लो बी मॉलिक्यूल, मैंने इसको ए मॉलिक्यूल बोला, इसको बी मॉलिक्यूल बोला, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो फ्री सरफेस है किसी लिक्विड का, ठीक है, वो क्या करेगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होगा। अब मतलब क्या कि जो सरफेस को लिक्विड एक ऐसे टेंशन वाले स्टेट में होगी, ठीक है, जैसे कि मान लो एक इन्फ्लेटेड बलून है, ठीक। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो द फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस होगा इसका लिक्विड का, ठीक है, ये कैसा एक्ट करेगा, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। और इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन का यानी कि जो उसका एक टेंशन फील करेगा, जैसे कि एक बलून को हम लोग फ्लैट करके रखते हैं ना ऐसे, तो वो क्या एक टेंशन फील करता है ना, इनफ्लैटेड बलून, तो वही टाइप का यहाँ पर जो उसका फ्री सरफेस है फील करेगा, ठीक है। तो द सरफेस जो है ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड क्या होगा, acts like a stretch membrane, acts like a stretched membrane, stretched membrane, क्लियर है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह फील करेगा। अब इसका अब हम जानते हैं, अब ये जो टोटली वर्कआउट है, ये इसका मतलब क्या हुआ, जो टेंशन हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, ये किसके वजह से हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, ये किसके वजह से हुआ, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ। तो हम लिखेंगे इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्लियर है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से हुआ। इसका मतलब देखो, हम लोग ने जब वो पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, इसका मतलब क्या कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे लिक्विड के, उनके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी एज कंपेयर जो बॉडी के भीतर होगा, जो लिक्विड के बॉडी के इंटीरियर में होगा। इसका मतलब क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी, मॉलिक्यूल्स की जो कि सरफेस पर, एट द सरफेस, ये ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इंटीरियर में होंगे, इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, इंटीरियर ऑफ द लिक्विड। अब इसे हम समझेंगे कैसे थे, मान लो हमारे पास एक वॉल्यूम है लिक्विड, ठीक है, अब उसमें मैंने ए बताया था जो कि इंटीरियर में मॉलिक्यूल था, ए वाला मॉलिक्यूल इंटीरियर में था, इमेजिन कर लेना सारी चीजें, और बी वाला मॉलिक्यूल कहाँ पर है, सरफेस, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो वॉल्यूम वी में जहाँ पे हमने लिक्विड है, वहां पर ए पर जो है इक्वल अमाउंट में अदर मॉलिक्यूल्स है चारों तरफ, सराउंडेड जो है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कौन, मॉलिक्यूल ए, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स कुछ भी नहीं होगा, तो देयर फोर हेयर इज नो नेट फोर्स, हेयर इज नो नेट फोर्स, क्यों, क्योंकि चारों तरफ से है और इक्वल एंड ऑपोजिट है तो वो कट जाएगा। जबकि जो बी साइड वाला मॉलिक्यूल ए होगा जो कि सरफेस पे होगा, वो क्या होगा, बहुत ही फ्यू मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है,
ठीक है, वेपर साइड में, जबकि लिक्विड साइड के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं एज कंपेयर टू योर गैसियस स्टेट, एज कंपेयर टू योर गैसियस स्टेट्स। तो जो बी वाला मॉलिक्यूल होगा वेपर साइड में, वेपर साइड में यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, वेपर साइड में लेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और लिक्विड साइड में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड साइड में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मोर मॉलिक्यूल्स, मोर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर एक नेट फोर्स डेवलप हो रहा है, देयरफॉर नेट फोर्स इज डेवलप्ड हेयर, क्लियर है। तो जब यहाँ पर एक नेट फोर्स डेवलप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक फोर्स होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये जो फोर्स होगा रिजल्टेंट, वो कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गया चीज, नीचे की तरफ क्लियर। अब देखो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लिक्विड है उसको नीचे की तरफ पुल करेगा, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ फोर्स हो रहा है तो पुल करेगा बी मॉलिक्यूल को अदर मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड पुल करेंगे, डाउनवर्ड पुल करेंगे। जब डाउनवर्ड उसको पुल करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्री सरफेस पर लिक्विड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ए मॉलिक्यूल की शिफ्टेड टू द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल बी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए को बी के पोजीशन में ले जाना है, ए को बी की पोजीशन यानी कि जो इंटीरियर वाला मॉलिक्यूल है उसको बाहर वाले मॉलिक्यूल के पोजीशन में ले जाना है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा और ऐसा वर्क डन करना पड़ेगा जो कि इसके बॉन्ड को ब्रेक कर सके, ठीक है। जब इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा इसका मतलब क्या है, नेबरिंग के कंपैरिजन से तो हमें ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो इसका मतलब एक सरफेस टेंशन जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, क्लियर है। तो इसीलिए मैंने बोला जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पर है, मॉलिक्यूल्स कहाँ पर है, सरफेस पर है, सरफेस पर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है इंटीरियर पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटीरियर मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी के कंपेयर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सरफेस टेंशन का एक्शन होगा, सरफेस टेंशन का क्या होगा, रोल प्ले होगा, एक्शन होगा। और इसका एक्शन क्या करेगा, जो फ्री सरफेस है ना, फ्री सरफेस है इसके किसका, लिक्विड का, उसको क्या करेगा, लीस्ट एनर्जी में लीस्ट सरफेस एरिया देगा, लीस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। और कहाँ पर, उसी वॉल्यूम में। तो किस लिए कि जिससे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाए, so that the potential energy minimize, ठीक है। तो और मिनिमम किसका होगा, स्फेयर का ही होता है, मिनिमम किसका होगा, स्फेयर का होगा। तो स्फेयर का जब होगा तो इसका मतलब क्या कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं या आपके जो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं या रेन ड्रॉपलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। समझ में आ गया सरफेस टेंशन कैसे कहाँ पर काम किया, आगे बढ़। तो इसका मतलब हम लोगों ने सरफेस एनर्जी वाला एक कोई कंसेप्ट होगा यहाँ पे, सरफेस एनर्जी। तो ये क्या कह रही है, ये वर्क डन करना है, ठीक है। ये कहता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड का जो सरफेस है वो उसका जो एनर्जी है, ये कैसी एनर्जी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ टेंशन, अगेंस्ट सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, सरफेस टेंशन बोल दो, इसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, उसकी सरफेस एनर्जी करेगी। क्यों, क्योंकि उसे क्या फॉर्म करना है, फॉर्म करना है किसका, सरफेस, लिक्विड का सरफेस फॉर्म करना है। कैसा सरफेस फॉर्म, जो स्पेरिकल, जिसकी मिनिमम एरिया हो, दैट मीन्स, और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर है। तो सरफेस एनर्जी क्या हो गया, इसका मतलब